आधी रात को मर्डर मिस्ट्री की एक किताब पढ़ते हुए मैं कहानी के उस बच्चे की बेवकूफियों पर हंस रहा था। तभी अगले ही पल मैं उसी बच्चे के शरीर में पहुंच गया। इस वक्त मैं बेड के नीचे छिपा हुआ था। जैसे ही मैंने आंखें खोली, सामने एक डरावना दृश्य था। बिना किसी शक के उस औरत ने मुझे बाहर खींच लिया और मैं उसकी पकड़ से बच नहीं पाया। प्लेयर की मृत्यु का पता चला। गेम फिर से लोड हो रहा है। अचानक मेरे शरीर का दर्द गायब हो गया और मैं फिर उसी जगह वापस आ गया। तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। एक बेहद नरम आवाज वाली औरत ने मुझे पकड़कर बेड के नीचे छिपा दिया। मैंने तुरंत पहचान लिया, वह इस शरीर की माँ थी। बेटा, तुम्हें हर हाल में जिंदा रहना है। माँ की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वही खतरनाक औरत उसे पकड़कर बाहर ले गई। बाहर से रोने चिल्लाने की आवाजें और उस औरत की गुस्से भरी आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे ही दरवाजे के पास हलचल हुई और हत्यारिन का ध्यान दूसरी तरफ गया, मैं तुरंत बेड के नीचे से निकल आया। मुझे पता था कि यहाँ ज्यादा देर छिपना बेकार है, क्योंकि वह जल्द ही इस जगह को भी खोज लेगी। मैंने खिड़की की तरफ देखा। तभी इस शरीर की पुरानी यादें मेरे दिमाग में साफ होने लगी। मुझे याद आया कि खिड़की के बाहर एक छोटा सा प्लेटफॉर्म था जिस पर एक इंसान मुश्किल से खड़ा हो सकता था। मैं धीरे धीरे खिड़की तक पहुंचा और सावधानी से बाहर निकल गया। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे कुछ सोच पाता, बाहर की सारी आवाजें अचानक बंद हो गई। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि मुझे पता था अब मेरी बारी थी। बच्चे, जल्दी बाहर आ जाओ, आंटी को ज्यादा इंतजार मत करवाओ। मेरी हथेलियों में पसीना आ गया। मैंने अपने होंठ कसकर बंद कर लिए ताकि गलती से भी कोई आवाज न निकले। मुझे पता है तुम यहीं कहीं हो। इसके बाद मुझे कमरे के अंदर अलमारी खुलने की आवाज सुनाई दी। मैंने राहत की सांस ली। अच्छा हुआ मैं अलमारी में नहीं छिपा था। पिछली बार उस औरत ने पूरे कमरे की तलाशी ली थी। छिपने की सबसे आसान जगह सिर्फ बेड के नीचे और अलमारी थी। इसलिए अगर अलमारी में मैं नहीं मिला तो अगला नंबर बेड के नीचे का ही था। शरारती बच्चे को पकड़ लिया जाए तो उसे सजा मिलती है। अच्छे से छिपना। मैं खिड़की के बाहर बिल्कुल शांत खड़ा था। कमरे के अंदर उसके कदमों की आवाज लगातार इधर उधर घूम रही थी। कुछ देर बाद उसकी आवाज में बेचैनी आने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहां गायब हो गया, आखिर कहां छिपा है। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि वह औरत इसे इसी कमरे में लेकर आई थी। ये यहीं कहीं होगा। फिर उसने आवाज बदलकर कहा, बच्चे जल्दी बाहर आ जाओ, वरना आंटी को गुस्सा आ जाएगा, फिर तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अचानक उसके कदम खिड़की की तरफ बढ़ने लगे। मेरी हथेलियों में फिर पसीना आ गया। अगर उसने बाहर झांक लिया तो मैं पकड़ा जाता। अगले ही पल पर्दा हिला, लेकिन शायद उसकी नजर मुंह तक नहीं पहुंची। उसने झुंझलाकर पर्दा ही नीचे खींच लिया और फिर कमरे में इधर उधर घूमने लगी। मैंने सोचा कि इस बार वह मुझे ढूंढ नहीं पाएगी। तभी मैंने उसे फोन उठाते हुए सुना, क्या पुलिस आने वाली है? कौन है जिसने पुलिस को फोन किया? यहाँ अभी एक बच्चा और नहीं मिला है। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। फोन रखने के बाद उसके कदम धीरे धीरे कमरे से दूर जाने लगे। मैं मन ही मन खुश हुआ। कुछ मिनट बाद बाहर दरवाजा बंद होने की आवाज आई। फिर भी मुझे डर था कि वह कहीं आसपास ही ना हो या अचानक वापस ना आ जाए। इसलिए मैं कई मिनट तक खिड़की के बाहर ही छिपा रहा। जब मुझे लगा कि अब खतरा टल चुका है, तब मैं धीरे धीरे खिड़की से नीचे उतरने लगा। लेकिन जैसे ही मेरे पैर जमीन पर पहुंचे, कमरे के अंदर अचानक एक डरावनी आवाज गूंज उठी। मैं वहीं जम गया। धीरे धीरे ऊपर देखा। दरवाजे के पीछे से उस औरत का आधा चेहरा दिखाई दे रहा था। वह बिना पलक झपकाए मुझे घूर रही थी। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे छोटे से बच्चे, तो तुम यहाँ छिपे थे? आंटी ने अभी क्या कहा था? शरारती बच्चों को सजा मिलती है। अगले ही पल उसने मुझ पर हमला कर दिया। सब कुछ अचानक अंधेरा हो गया और उसी पल मैं फिर से बेड के नीचे वापस आ चुका था। बाहर फिर वही हलचल हो रही थी। इस शरीर की माँ मुझे अपनी बाहों में लेकर कांप रही थी। डरो मत बेटा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, मैंने धीरे से कहा। माँ, पापा जरूर उसे रोक लेंगे और आपने पुलिस को भी फोन कर दिया है। हमें बस पुलिस के आने तक इंतजार करना है। माँ ने मुझे कसकर पकड़ लिया। बेटा, बस थोड़ा और हिम्मत रखो। ये सुनते ही मुझे सब समझ आने लगा। पिछली बार जब उस औरत ने कहा था कि पुलिस आने वाली है, तो वह मुझे बाहर निकालने के लिए झूठ नहीं बोल रही थी। इसका मतलब था कि पुलिस सच में आने वाली थी। यानी मुझे बस पुलिस के पहुंचने तक जिंदा रहना था। और क्योंकि किसी ने उसे फोन करके पुलिस के बारे में बताया था, इसका मतलब बाहर मदद जरूर आने वाली थी। मैंने पिछली बार के अनुभव को याद किया। अगर इस बार भी मैं खिड़की के बाहर उसी छोटे प्लेटफॉर्म पर छिपा रहूं, तो शायद वह मुझे नहीं ढूंढ पाएगी। बस मुझे पुलिस के आने तक वहीं इंतजार करना था। कुछ देर बाद बाहर की हलचल धीरे धीरे शांत हो गई। माँ घबराकर दरवाजे की तरफ देखने लगी। शायद उसे उम्मीद थी कि पापा ने उस औरत को रोक दिया होगा। लेकिन हम दोनों जानते थे, अगर वह औरत हार गई होती तो पापा अब तक हमें आवाज जरूर दे चुके होते। लेकिन कोई आवाज नहीं आई। फिर जमीन पर किसी भारी चीज के घिसटने जैसी आवाज सुनाई दी, बिल्कुल पिछली बार जैसी। वही औरत दोबारा कमरे में आई और पिछली बार की तरह उसने माँ को कमरे से बाहर ले जाना शुरू कर दिया। इस बार भी सब कुछ वैसा ही हो रहा था। लेकिन मैंने फैसला कर लिया था, इस बार मैं खिड़की से नीचे नहीं उतरूंगा। मुझे बस पुलिस का इंतजार करना था। समय धीरे धीरे बीता गया। पूरा कमरा शांत हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह औरत जा चुकी हो। अगर मैं पहले कभी इस सब से गुजर चुका नहीं होता तो शायद मैं भी यही मान लेता। लेकिन मुझे पता था वह अभी भी यहीं थी। पता नहीं कितनी देर बीत गई। तभी अचानक कमरे में फोन की घंटी बज उठी। उस औरत ने फोन उठाया। हाँ, समझ गई। मैंने सोचा शायद अब पुलिस आने वाली होगी, लेकिन अगले ही पल उसका सिर अचानक खिड़की के बाहर दिखाई दिया। वह मुझे देखकर मुस्कुराई। वाह, बच्चा तो बहुत चालाक निकला। इसके बाद उस औरत ने मेरी कॉलर पकड़कर मुझे खिड़की से वापस कमरे के अंदर खींच लिया। वह मेरी तरफ देखकर बोली, मैंने अभी क्या कहा था? फिर उसने हंसते हुए कहा, सजा सजा। उसने मेरा चेहरा मेरे मम्मी पापा की तरफ कर दिया। मैं उन्हें देखकर पूरी तरह डर गया। वह औरत अजीब तरीके से उनकी लाशों को एक दूसरे के सामने करके खड़ी थी। फिर उसने मेरी तरफ देखकर कहा, देखो बच्चे, कितना अच्छा मौका है। आंटी तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा के पास भेज देती है। जाओगे? उसकी ताकत बहुत ज्यादा थी। उसने मुझे जमीन पर दबा दिया। अचानक मुझे तेज दर्द महसूस हुआ और मेरी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा। मैं कुछ कहना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। वह औरत फिर मेरे चेहरे को मम्मी पापा की तरफ करके जोर जोर से हंसने लगी। फैमिली फोटो, फैमिली फोटो। उसकी हंसी मेरे दिमाग में गूंजती रही और फिर मैंने आंखें खोली। लेकिन इस बार मैं उस समय वापस आ चुका था जब वह हथियारिन पहली बार हमारे घर में घुसी थी। जैसे ही उसने हाथ में हथियार लेकर पापा पर हमला करने की कोशिश की, पापा किसी तरह बच गए। जल्दी बच्चे को लेकर अंदर जाओ और तुरंत पुलिस को फोन करो। लेकिन इस बार मैं सीधे माँ के साथ छिपने नहीं गया। मैंने माँ की तरफ देखा और कहा, माँ, आप पापा की मदद करो। पापा अकेले शायद उसे नहीं रोक पाएंगे। माँ सिर्फ एक पल के लिए रुकी, फिर बोली, ठीक है बेटा, तुम अंदर जाकर अच्छे से छिपना। जब तक हम दोनों उस बुरी औरत को रोकते हैं, मैं कमरे में वापस
वापस आ गया, लेकिन इस बार मुझे अच्छी तरह पता था कि खिड़की के बाहर छिपना भी मौत का रास्ता है। अगर मैं पिछली बार की तरह वही करता तो मेरा अंजाम भी बिल्कुल वैसा ही होता। इसीलिए इस बार मुझे एक बड़ा जोखिम उठाना था। कमरे के अंदर मम्मी पापा उस औरत से जूझ रहे थे। मेरे पास खुद को बचाने का सिर्फ एक रास्ता था, बाहर जाकर मदद बुलाना। हमारी बिल्डिंग नई थी और अभी वहाँ ज्यादा लोग रहते भी नहीं थे, इसलिए किसी पड़ोसी को ढूंढने में बहुत समय लग सकता था और यह भी पता नहीं था कि उस वक्त कोई घर पर मौजूद है या नहीं। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं सीधे सिक्योरिटी गार्ड के पास जाऊंगा। अगर गार्ड कुछ और लोगों को साथ लेकर ऊपर आ जाए तो शायद हम उस हत्यारिन को रोक सकते थे। मुझे अंदाजा था कि उसका शायद सिर्फ एक साथी होगा, वरना पिछली बार वह मुझे इतनी आसानी से कैसे ढूंढ पाती। बस मैं यही उम्मीद कर रहा था कि नीचे जाते वक्त मुझे उसका साथी न मिल जाए। लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक बात आई, उसका साथी शायद नीचे ही मेरा इंतजार कर रहा होगा। मुझे पिछली बार की सबसे जरूरी बात याद आई। जब वह औरत मुझे ढूंढ रही थी तभी उसके पास एक फोन आया था। उसके कुछ ही देर बाद वह सीधे मेरे पास पहुंच गई थी। इसका मतलब फोन करने वाला उसका साथी हो सकता था। और अगर उसका साथी नीचे खड़ा होकर मुझे देख रहा हो तो अगर मैं लिफ्ट से जाता तो लिफ्ट के पास वाला रास्ता सीधे नीचे से दिखाई देता था, यानी वहां से निकलना बहुत जोखिम भरा था। तभी मुझे हमारी बिल्डिंग का दूसरा रास्ता याद आया। सीढ़ियों से नीचे जाने पर बिल्डिंग के पीछे वाला दूसरा एग्जिट आता था। वह रास्ता गार्ड रूम की तरफ भी जाता था और नीचे से मुझे आसानी से देखा नहीं जा सकता था। मैं तुरंत सीढ़ियों से नीचे भागने लगा। सिर्फ 7 साल की इस छोटी सी बॉडी से 10 से ज्यादा फ्लोर नीचे भागना मेरे लिए बेहद मुश्किल था। मेरी सांस फूलने लगी, लेकिन मैं रुक नहीं सका था क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मम्मी पापा उस हत्यारिन को कितनी देर तक रोक पाएंगे। आखिरकार मैं बिल्डिंग के पीछे वाले गेट से बाहर निकला और हांफते हुए सिक्योरिटी गार्ड के केबिन तक पहुंचा। आज ड्यूटी पर लगभग 30 साल का एक लंबा और मजबूत आदमी था। मैंने तुरंत उससे कहा, अंकल मेरे घर में बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है, जल्दी चलकर मेरे मम्मी पापा को बचाइए। मुझे देखते ही गार्ड तुरंत अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, अंकल वो औरत बहुत खतरनाक है, आप कुछ और लोगों को भी साथ ले चलो। गार्ड बोला, ठीक है मैं कुछ लोगों को बुलाता हूँ। उसने वॉकी टॉकी उठाई और उसमें कुछ बोलने का नाटक किया, फिर मेरा हाथ पकड़कर बोला, चलो पहले ऊपर चलते हैं। मैंने तुरंत सिर हिला दिया। उस वक्त मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था, मैं बस जल्दी से घर पहुंचना चाहता था। लेकिन जैसे ही हम बिल्डिंग के नीचे पहुंचे मेरे कदम अचानक रुक गए। मेरे दिमाग में एक बात बिजली की तरह कौंधी। मैंने उस गार्ड को कभी नहीं बताया था कि मेरा घर किस फ्लोर पर है, फिर भी उसने वॉकी टॉकी पर बिल्कुल सही फ्लोर और मेरे घर का नंबर बता दिया था। और सबसे अजीब बात, जब उसने वॉकी टॉकी पर बात की थी उसकी लाइट तक नहीं जली थी, यानी दूसरी तरफ कोई गार्ड था ही नहीं। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने धीरे धीरे ऊपर अपने घर वाली मंजिल की तरफ देखा। उसी वक्त मुझे एक और बात याद आई। गार्ड के केबिन से मेरी खिड़की के बाहर वाला प्लेटफॉर्म साफ दिखाई देता था, यानी वह मुझे पहले से देख चुका था। मैंने डरते हुए गार्ड की तरफ देखा। मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला, लेकिन उसके चेहरे पर अचानक एक अजीब सी मुस्कान आ गई। वह बोला, क्या हुआ बच्चे, ऊपर क्या देख रहे हो, जल्दी चलो वरना तुम्हारे मम्मी पापा को कुछ हो जाएगा। मेरे पूरे शरीर में झटका सा लगा। मैं तुरंत पलटकर भागने लगा, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर वह धीमी आवाज में हंसते हुए बोला, ओह तो तुम्हें पता चल ही गया कि मैं कौन हूँ। मैंने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। वह बोला, बहुत ज्यादा चालाक बच्चे अच्छे नहीं होते। इसके बाद वह मुझे जबरदस्ती ऊपर ले जाने लगा। मैं चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने मेरा मुंह कसकर बंद कर दिया। ऊपर पहुंचते ही अंदर से आवाज आई, तुम यहाँ कैसे आ गए। गार्ड ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आया हूँ। महिला हत्यारिन ने मेरी तरफ देखा और बोली, वाह तोहफा तो बड़ा चालाक और प्यारा है। अगले ही पल उसने मुझ पर हमला कर दिया और इस बार मैं फिर से मर चुका था। लेकिन ज्यादा देर नहीं हुई थी कि मैंने दोबारा आंखें खोल दी। इस बार मैं उस समय वापस आ चुका था जब वह हत्यारिन हमारे घर आई भी नहीं थी। अब तक मैं इस पूरे सिस्टम का नियम लगभग समझ चुका था। हर बार मरने के बाद मैं समय में थोड़ा और पीछे जाकर दोबारा जन्म लेता था और इस बार मैं हत्यारिन के आने से पहले ही वापस आ चुका था। इसका मतलब था कि मेरे पास बचने का एक और मौका था। इस बार मेरे लिए सबसे जरूरी काम था पुलिस को पहले से खबर करना। हालांकि मैं इस बात को भी पूरी तरह नजरअंदाज नहीं कर सका था कि शायद इस दुनिया में पुलिस समय पर आए ही नहीं, इसलिए मुझे अपनी तरफ से बचने का रास्ता भी तैयार करना था। मैंने तुरंत पुलिस को फोन करके बताया कि हमारे इलाके में एक खतरनाक अपराधी घूम रहा है। फिर मैंने पापा को भी समझाया, पापा आसपास एक अपराधी घूम रहा है, किसी अनजान आदमी के लिए दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। इसके बाद मैं खास तौर पर सिक्योरिटी गार्ड के केबिन तक गया। मैंने पहले यह पक्का किया कि इस बार ड्यूटी पर वही गार्ड नहीं था जो पिछली बार उस हत्यारिन का साथी निकला था। फिर मैंने एक बहाना बनाकर गार्ड से कहा कि करीब आधे घंटे बाद हमारे घर की तरफ जरूर आना। मैंने उससे समय दोबारा कंफर्म किया। उसके बाद ही मैं घर वापस आया। मैंने यह भी सोचा था कि सीधे सोसाइटी से बाहर निकल जाऊं या किसी दूसरे घर में जाकर छिप जाऊं, लेकिन जब भी मैं ऐसा करने की कोशिश करता सिस्टम तुरंत चेतावनी देने लगा, यानी घर से बाहर भागना मेरे लिए कोई विकल्प नहीं था। इसका मतलब साफ था, या तो मुझे कमरे के अंदर रहकर हत्यारिन का सामना करना था या फिर खुद किसी तरह बचने का रास्ता निकालना था। इसलिए मैं बस उसके आने का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर बाद ठक 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 दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं अचानक डर गया। मुझे पता था वह आ चुकी थी। पापा जैसे ही दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़े मैं दौड़कर उनके पास गया और उनका हाथ पकड़ लिया। पापा बाहर वाला बुरा आदमी है, दरवाजा मत खोलना। पापा ने मेरी तरफ देखा। उन्हें शायद मेरी बात पर पूरा यकीन नहीं हुआ, फिर भी उन्होंने सावधानी से दरवाजे के पीप होल से बाहर देखा। अगले ही पल वह घबरा कर पीछे हट गए। बाहर एक अनजान आदमी खड़ा था। उसने अपना चेहरा भी ढका हुआ था। माँ ने घबरा कर पूछा, राहुल कहीं ये वही अपराधी तो नहीं जिसके बारे में हमारा बेटा बता रहा था। बाहर दस्तक लगातार तेज होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भी वक्त दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाएगा। पापा ने तुरंत दोबारा पुलिस को फोन किया, डरो मत, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, पुलिस बस आने ही वाली है। अचानक बाहर की आवाजें बंद हो गई। पापा और माँ ने राहत की सांस ली, लेकिन मेरी धड़कन और तेज हो गई क्योंकि मैं जानता था वह गई नहीं थी। वह सिर्फ यह सोच रही थी कि अंदर कैसे घुसना है। इस बार मैंने अपने कमरे में पहले से कुछ आसान से जुगाड़ तैयार कर रखे थे। मुझे नहीं पता था कि उनसे उन दोनों अपराधियों को रोका जा सकेगा या नहीं, लेकिन इतना जरूर था कि वे कुछ समय के लिए फंस सकते थे। समय धीरे धीरे बीता गया। तभी पापा ने डर कम करने के लिए कुछ पीने का सोचा। उन्होंने जैसे ही ड्रिंक उठाई, ठक 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 दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। पापा के हाथ से ड्रिंक लगभग छूटे छूटे बची। बाहर से एक आदमी की आवाज आई, मैं सोसाइटी का सिक्योरिटी
सिक्योरिटी गार्ड हूँ। आपके बेटे ने बताया था कि आपके घर में कुछ गड़बड़ हुई है, इसलिए मैं देखने आया हूँ। अभी मैं अकेला हूँ। वो अपराधी यहाँ से जा चुका है। फिर वह बोला, आप दरवाजा खोल दीजिए, मैं अंदर आकर सब कुछ चेक कर लेता हूँ। पापा ने लंबी सांस ली। जैसे ही उनका हाथ दरवाजे के हैंडल तक पहुंचा, मैंने तुरंत उन्हें रोक दिया। पापा, दरवाजा मत खोलो, गार्ड अंकल कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। पापा ने हैरानी से मेरी तरफ देखा। मैंने जल्दी से अपनी बात समझाई। आप सोचो, वो अपराधी यहाँ से गए हुए सिर्फ कुछ ही मिनट हुए हैं। अगर गार्ड को सच में पता था कि यहाँ कोई खतरनाक आदमी था तो वो अकेले ऊपर नहीं आता। बहुत ज्यादा संभावना है कि गार्ड अंकल का सामना उस अपराधी से हुआ होगा और अब उसने गार्ड को पकड़ रखा है ताकि हम दरवाजा खोल दें। पापा मेरी बात सुनकर हैरान रह गए। आखिर मैं सिर्फ 7 साल का बच्चा था, लेकिन मेरी बात इतनी साफ थी कि उनके मन में भी शक पैदा हो गया। उन्होंने फिर से पीप होल से बाहर देखा। अगले ही पल उनका चेहरा पूरी तरह बदल गया। वह घबरा कर पीछे हटे। तुम सही कह रहे थे। मैंने बाहर देखा। गार्ड सच में उस अपराधी के कब्जे में था। उसकी कमर के पास चोट के निशान दिखाई दे रहे थे और उसके पीछे एक और परछाई खड़ी थी, वही हथियारिन। मेरा दिमाग तेजी से काम करने लगा। पुलिस को फोन किए हुए अब 30 मिनट से ज्यादा हो चुके थे। अगर इस दुनिया में पुलिस सच में आने वाली थी तो मुझे बस थोड़ा और समय निकालना था। लेकिन अगर पुलिस आने वाली ही नहीं थी तो तभी बाहर से हथियारिन की गुस्से भरी आवाज गूंजी, दरवाजा नहीं खोलोगे? तुम लोगों को लगता है कि मैं अंदर नहीं आ सकती? फिर वह हंसते हुए बोली, चलो मैं अंदाजा लगाती हूँ, बाकी घरों की तरह तुम लोगों ने भी कहीं बाहर एक्स्ट्रा चाबी छिपा रखी होगी। देखते हैं तुम्हारी चाबी कहाँ छिपी है। कुछ ही सेकंड बाद बाहर से अचानक उसकी उत्साहित आवाज सुनाई दी। मिल गई। अगले ही पल दरवाजे के लॉक के घूमने की आवाज आई। पापा ने तुरंत किचन से एक चाकू उठा लिया। उन्होंने मुझे और माँ को देखते हुए कहा, तुम दोनों जल्दी से अंदर जाकर छिपो। दरवाजा खुलते ही पापा ने हिम्मत करके उस औरत को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह तेजी से बचकर अंदर घुस गई और पापा को नीचे गिरा दिया। इसके बाद उसने मेरी और माँ की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। ही अब तुम दोनों की बारी है। वह हमारी तरफ बढ़ने लगी। मैंने तुरंत पास रखा खाने वाला तेल गिरा दिया। जैसे ही वह कुछ कदम आगे बढ़ी, उसका पैर फिसल गया। वह अपना संतुलन खोकर जमीन पर गिर पड़ी। मुझे मौका मिल गया। मैंने तुरंत माँ का हाथ पकड़ा और उसे अपने कमरे में खींच लिया। फिर मैंने दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। अब अगर वह हथियारिन दरवाजा तोड़कर अंदर आती तो मैंने पहले से लगाया हुआ जुगाड़ सक्रिय हो जाता। मेरे हिसाब से दरवाजे के ऊपर रखा चाकू नीचे गिरकर उसे कुछ सेकंड के लिए रोक सकता था। इसके बाद मैंने पहले से तैयार किए हुए कुछ छोटे छोटे सामान फर्श पर बिखेर दिए। मेरा अनुमान था कि दरवाजा तोड़ने के बाद हथियारिन गुस्से में इतनी जल्दबाजी करेगी कि जमीन पर ध्यान नहीं देगी। अगर उसका पैर फिसलता तो वह पास रखी अलमारी से टकरा सकती थी। अलमारी पर रखी शराब की बोतलें गिर जाती और शराब उसके कपड़ों पर फैल जाती। अगर उसी समय आग लग जाती तो शायद मेरे पास भागने का मौका मिल जाता। एक 7 साल के बच्चे के लिए अपने सामान्य घर में इससे ज्यादा तैयारी करना लगभग नामुमकिन था। तभी दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा। कुछ ही सेकंड में लॉक भी जवाब देने लगा। अचानक दरवाजा टूट गया, लेकिन मेरी पहली चाल पूरी तरह सफल नहीं हुई। ऊपर रखा चाकू सही जगह गिरने के बजाय उसके कंधे के पास जा लगा। हथियारिन ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वह गुर्राई, अब मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम खुद मुझसे मौत की भीख मांगोगे। वह तेजी से कमरे में घुसी, लेकिन जैसे ही उसका पैर आगे बढ़ा, उसके जूते में फर्श पर बिखरी चीजें चुभ गईं। वह दर्द से चिल्लाई और उसका संतुलन बिगड़ गया। मैंने पहले से कमरे के दोनों तरफ शराब की बोतलें रखी थी। उसके गिरने से शराब उसके कपड़ों पर फैल गई। लगातार असफल होने के कारण वह पूरी तरह गुस्से में आ चुकी थी। तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं डर से कांप रहा था, लेकिन मैंने आखिरी जुगाड़ भी तैयार रखा था। मैंने एक सुरक्षित दूरी से लाइटर फेंक दिया। आग भड़क उठी। हथियारिन कुछ पल के लिए घबरा गई और आग बुझाने में लग गई। हालांकि वह जल्द ही आग पर काबू पाने में कामयाब हो गई। अब वह बेहद अस्त व्यस्त हालत में थी, लेकिन फिर भी वह मेरी तरफ बढ़ती रही। अब कहां भागोगे? मैं पीछे हटा गया। तभी बाहर से अचानक पुलिस की गाड़ियों के सायरन सुनाई दिए। सायरन सुनते ही मेरे शरीर की सारी ताकत जैसे खत्म हो गई। मैं लगभग जमीन पर बैठ गया। पुलिस आ गई थी। तभी हथियारिन के फोन की घंटी बज उठी। उसने कुछ पल सोचा और फोन उठा लिया। दूसरी तरफ से एक आदमी की घबराई हुई आवाज आई, अभी तक काम खत्म नहीं हुआ, जल्दी निकलो, पुलिस आ गई है। मैंने राहत की सांस ली। मैं मां से लिपट गया। मुझे लगा अब वह जरूर भाग जाएगी, लेकिन वह नहीं हिली। उसने फोन जमीन पर फेंक दिया और मेरी तरफ देखते हुए कहा, आज अगर मुझे गिरफ्तार भी होना पड़ा तब भी मैं इस बच्चे को नहीं छोड़ूंगी। वह मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं डर के मारे पीछे हट गया। मुझे लगा कि अब शायद मैं फिर से नहीं बचाऊंगा, लेकिन तभी एक परछाई अचानक उसकी तरफ झपटी। वह बिल्कुल तैयार नहीं थी और जमीन पर गिर गई। फर्श पर बिखरी चीजों की वजह से वह उठ नहीं पा रही थी। मां ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। वह चिल्लाई, भागो, जल्दी भागो। मैं बिना पीछे देखे कमरे से बाहर भागा। पीछे से उसकी चीखने की आवाजें आ रही थी, लेकिन मैंने मुड़कर नहीं देखा। लिविंग रूम से गुजरते वक्त मैंने पापा को जमीन पर घायल अवस्था में देखा। एक पल के लिए मेरे कदम रुक गए, लेकिन फिर मैंने खुद को समझाया, अगर मैं बाहर निकल गया तो पुलिस मुझे जरूर बचा लेगी। मैं दरवाजे की तरफ भागा। मेरा हाथ बस दरवाजे के हैंडल तक पहुंचने ही वाला था, तभी पीछे से एक तेज झटका लगा। मुझे वापस खींच लिया गया। मैं जमीन पर गिर पड़ा। हथियारिन ने मुझे पकड़ लिया। उसने मेरे ऊपर पैर रखकर कहा, क्या हुआ? तुम तो भागने वाले थे ना? मैं दर्द सहते हुए दिमाग में हिसाब लगाने लगा। पुलिस के सायरन बिल्कुल पास थे, बस थोड़ा और समय, सिर्फ थोड़ा सा। मैंने हिम्मत जुटाकर उसे उकसाते हुए कहा, तुम इतनी बड़ी अपराधी हो और फिर भी एक बच्चे को नहीं पकड़ पा रही? मैं जानता था कि गुस्से में इंसान गलतियां करता है। मैं बस एक आखिरी दांव खेल रहा था और मेरी उम्मीद सही निकली। वह और भड़क गई। तुम्हें इतनी जल्दी मरने नहीं दूंगी। उसने मुझे उठाया और कमरे में इधर उधर कुछ ढूंढने लगी। फिर उसने एक धारदार चीज उठा ली। मैं समझ गया कि अब वह मुझे डराकर समय बर्बाद करना चाहती है। मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश की। वह लगातार मुझे धमका रही थी, मैं चाहती हूँ कि तुम डर कर खुद मुझसे मौत की भीख मांगो। मैंने आंखें बंद कर ली। दर्द और डर के बीच मुझे लगा कि अब शायद मैं बच नहीं पाऊंगा, लेकिन तभी धड़ाम, कमरे का दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ खुल गया। एक पुलिस अधिकारी की सख्त आवाज गूंजी, हाथ में जो है उसे नीचे रखो। हथियारिन ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में अचानक गुस्सा भर गया। उसने आखिरी कोशिश में मेरी तरफ हमला करने के लिए हाथ उठाया। मुझे लगा सब खत्म हो गया, लेकिन तभी एक तेज आवाज गूंजी। हथियारिन पीछे की तरफ गिर गई। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। मैंने कांपती हुई सांस ली। मैं बच गया था। आखिरकार मैं जिंदा बच गया। जब मुझे दोबारा होश आया तब लगभग एक हफ्ता बीत चुका था। मेरी आंखें खुली तो कमरे में दवाइयों और अस्पताल की साफ सफाई वाली गन थी। मेरे पास एक पुलिस अधिकारी खड़ा था। उसने राहत की सांस
सांस लेते हुए कहा, आखिर तुम जाग गए? उसने मुझसे उस अपराधी के बारे में पूछा, लेकिन मैंने बस इतना ही कहा कि मैंने यह सब एक सपने में देखा था। डॉक्टर ने भी कहा कि कभी कभी छोटे बच्चे बहुत ज्यादा तनाव या डर की वजह से सपने और असली घटनाओं को आपस में मिला सकते हैं। मैंने किसी को अपनी असली कहानी नहीं बताई क्योंकि मैं खुद भी नहीं जानता था जो कुछ हुआ था वह सच था या सिर्फ एक सपना। 2 महीने बाद मैं अस्पताल से घर वापस आ गया। मम्मी पापा भी पूरी तरह ठीक होकर घर आ चुके थे। किस्मत अच्छी थी कि उस पूरे हत्याकांड में उस सिक्योरिटी गार्ड के अलावा किसी और की जान नहीं गई और हैरानी की बात यह थी कि पापा को ही सबसे कम चोट लगी थी। घर पहुंचते ही मां ने मुझे गले लगाकर खूब रोया। पापा मेरे सामने वाले सोफे पर बैठे और मुझसे पूछने लगे, आरव इस बार सपने में और कुछ देखा था? मैंने सिर हिलाया। नहीं। मां तुरंत बोली, बस करो अब, बच्चा अभी अभी ठीक हुआ है, तुम भी ना बार बार वही सवाल पूछते रहते हो। मैं चुपचाप सिर झुकाकर बैठ गया। कुछ समय बाद उन दोनों अपराधियों को अदालत ने मौत की सजा सुना दी, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा होने लगी। मुझे सिस्टम की वह बात याद थी, अगर मैं इस हत्याकांड के गेम में बच गया तो मुझे वापस असली दुनिया में लौट जाना चाहिए था। लेकिन दोनों हत्यारे मर चुके थे। फिर भी मैं अभी तक इसी दुनिया में क्यों था? इसका सिर्फ एक मतलब हो सकता था, मैं अभी भी मौत के इस खेल से बाहर नहीं निकला था। और अगर मैं अभी भी यहाँ था तो शायद मेरी मौत अभी बाकी थी, क्योंकि यह एक मर्डर गेम था। इसमें हत्यारा भी होना था और शिकार भी। अगर मुझे मरना था तो किसी के हाथों मारा जाना था। इसका मतलब साफ था, अभी भी कोई मुझे मारना चाहता था। अचानक मुझे कुछ समझ आया। मैंने सामने बैठे पापा की तरफ देखा। वह बिल्कुल शांत होकर मेरी तरफ देख रहे थे, लेकिन उन्हें देखते ही मेरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। अगले दिन पापा काम पर चले गए। मैं तुरंत माँ के पास पहुंचा। माँ, क्या आप मुझे उस पूरे केस के बारे में बता सकती हो? माँ पहले तो कुछ नहीं बताना चाहती थी, लेकिन मेरी जिद और बेचैनी देकर आखिरकार उसने पूरी घटना बता दी। तब मुझे पता चला कि उन दोनों अपराधियों को किसी ने बहकाया था। उन्हें बताया गया था कि हमारे घर में करोड़ों की कीमत की कोई बेहद कीमती चीज मौजूद है और वे दोनों पहले से ही ऐसे अपराधी थे जो लोगों को मारकर उनकी संपत्ति लूटते थे। इसलिए उस कथित कीमती चीज को पाने के लिए उन्होंने हमारे परिवार पर हमला कर दिया था। माँ ने मुझे समझाते हुए कहा, अब चिंता मत करो आरव, आगे ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं मन ही मन जानता था ऐसा दोबारा जरूर होगा, क्योंकि मैं अभी भी इस गेम में था और इसका मतलब था कि इस पूरे केस में कोई ऐसा राज छिपा था जिसे मैं अभी तक नहीं समझ पाया था। अपनी शंका की पुष्टि करने के लिए मैं उस पुलिस अधिकारी से मिलने गया जिसने अस्पताल में मुझसे पूछताछ की थी। मुझे याद था उसका नाम था विक्रम अंकल। उन्हें ढूंढकर मैंने सीधे पूछा, अंकल मुझे लगता है कि इस केस में अभी एक और हत्यारा है। विक्रम अंकल ने हैरानी से मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, मैंने सपने में देखा था कि मैं मर गया था। तो क्या उन दोनों अपराधियों ने कभी बताया था कि उनका कोई और साथी भी है? विक्रम अंकल ने सिर हिलाया। नहीं, वे दोनों सिर्फ 2 लोग थे, उनका कोई तीसरा साथी नहीं था। मैंने तुरंत पूछा, लेकिन अंकल, माँ ने बताया कि वे लोग हमारे घर इसलिए आए थे क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ कोई बहुत कीमती चीज है, लेकिन हमारे घर में तो ऐसी कोई चीज है ही नहीं। विक्रम अंकल का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उन्होंने पूछा, उन्हें यह बात किसने बताई थी? उनके सवाल ने मेरे शक को और मजबूत कर दिया। अब मैं लगभग यकीन कर चुका था, असल हत्यारा कोई और नहीं, मेरे अपने पापा थे। वही मेरे शरीर के असली पिता थे। लेकिन मैंने विक्रम अंकल को अपना शक नहीं बताया। मैंने सिर्फ एक और सवाल पूछा, अंकल उस रात पुलिस इतनी देर से क्यों पहुंची? मैंने और पापा दोनों ने पुलिस को फोन किया था। अगर आप लोग थोड़ा जल्दी पहुंच जाते तो सिक्योरिटी गार्ड की जान बच सकती थी। विक्रम अंकल अचानक रुक गए। उन्होंने मेरी तरफ ध्यान से देखा। तुमने कहा तुम लोगों ने 2 बार पुलिस को फोन किया था? मैंने कहा, हाँ, जब वो हथियारें आई थी तब पापा ने भी पुलिस को फोन किया था। ये सुनते ही विक्रम अंकल के चेहरे का रंग बदल गया। वह बिना कुछ कहे तुरंत वहां से निकल गए। मैं वापस घर आ गया। मेरा काम पूरा हो चुका था। अगर पापा ने सच में ऐसा किया था तो उन्होंने कहीं ना कहीं कोई सबूत जरूर छोड़ा होगा। सिर्फ पुलिस को किए गए उन 2 फोन कॉल्स की जानकारी ही उनके खिलाफ शक पैदा करने के लिए काफी थी। आखिर कोई इंसान पुलिस को फोन करने का नाटक कब करेगा जब वह खुद अपराधियों का साथी हो? मुझे भरोसा था कि पुलिस जल्द ही सच्चाई सामने ले आएगी। मैं इतनी आसानी से घर वापस इसलिए आया था क्योंकि मुझे यकीन था कि पापा इतने कम समय में मुझ पर हमला नहीं करेंगे। वह कम से कम तब तक इंतजार करेंगे जब तक यह पूरा मामला थोड़ा शांत न हो जाए, वरना उनका असली मकसद पूरा करना मुश्किल हो जाता। 7 दिन बाद एक रात हम तीनों घर में बैठकर टीवी देख रहे थे। तभी अचानक घर का दरवाजा खुला और कई पुलिस अधिकारी अंदर आ गए। मैंने पापा के चेहरे को देखा। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वह कुछ समझ पाते उससे पहले ही पुलिस ने उनके हाथों में हथकड़ी लगा दी। पापा को गिरफ्तार कर लिया गया। अगले ही दिन पूरे केस की सच्चाई सामने आ गई। मुझे और माँ को पुलिस स्टेशन में पूरी कहानी बताई गई और जो कुछ पुलिस ने बताया वह बिल्कुल वही था जिसका मुझे पहले से शक था। जब मैं इस दुनिया से वापस नहीं जा पा रहा था तभी मुझे समझ आ गया था कि असली हत्यारा अभी जिंदा है। और एक बात और बेहद अजीब थी, उस रात अपराधियों से सबसे ज्यादा मुकाबला पापा ने किया था, तो सामान्य तौर पर सबसे ज्यादा चोट भी उन्हें ही लगनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्हें हम दोनों से भी कम चोट लगी थी। और एक सामान्य पिता जो अपनी पत्नी और बच्चे से प्यार करता हो वह अपनी जान की परवाह किए बिना अपने परिवार को बचाने की कोशिश करता, लेकिन पापा ने ऐसा नहीं किया। माँ का बच जाना मैं समझ सकता था। उस रात हत्यारिन का गुस्सा मुख्य रूप से मेरी वजह से था, इसलिए उसका ध्यान माँ पर उतना नहीं गया, लेकिन पापा का इतना आसानी से बच जाना बहुत बड़ा सबूत था। तभी अचानक मेरे कानों में सिस्टम की आवाज गूंजी, बधाई हो खिलाड़ी आरव, आपने यह गेम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। गेम क्लियर।